आप आज शहर की हालत देखिए। शहर आज मतलब ऐसा लगता है आप शहर में निकलो तो शहर के ऊपर तरस आता। तो वही चीज़ें जो है 2019 को जो लोगों के मन में थोड़ी बहुत खटास आई थी, उस खटास को पैदा करने का काम भी बीजेपी नहीं किया। मैं मानता हूँ कि रोहतक को टारगेट किया गया। एक रोहतक ही ऐसी जगह थी जहाँ इनको ये पता था कि हम यहाँ अगर आके कुछ बिगाड़ेंगे तो उसकी जो चिंगारी है वो दूर दूर तक फैलेगी। और वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर जितने भी लगे हुए आरोप थे उनको दरकिनार करते हुए लोगों के बीच में अपनी इतनी बढ़िया जगह बनाई, लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाई। आज उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। उस राज में भी ऐसा ही था सिस्टम की, जेल के अंदर से बैठ के सरकार चलती थी और धमकियाँ आती थी लोगों को। आने वाले टाइम में हमारी सरकार एक तरीके से कांग्रेस की बनने जा रही है। जब सरकार होती है तो सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं खिलाफत भी आती है। अगर हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, दीपेंद्र भाई के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग अपनी आखिरी सांस तक के लिए जुड़े हैं, जाने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे। ये खौफ हमारा हुड्डा सरकार के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया जिस समय हुड्डा साहब आए और उन्होंने आते ही प्रदेश के अंदर इस तरह के अपराधियों का सफाया किया। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। रोहतक विधानसभा हॉट सीट, हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा जिस पर सबकी नज़रें रोहतक चारों तरफ हुआ है। और रोहतक में कांग्रेस के टिकटार्थी जो हैं वो भी 10 से 12 हैं। उनमें से एक टिकटार्थी हेमंत बख्शी रोहतक ट्रेडर एसोसिएशन के ये प्रधान हैं और हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। और भी इनके काफ़ी प्रोफाइल है, लेकिन अभी हम बात करेंगे राजनीतिक चर्चा। तो बख्शी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको और आपके इसको अपना न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं सभी को शुभकामनाएं। जी, मुझे ये बताइए कि आपने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया। शायद 12 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया। हाँ जी, हाँ जी। उनमें से एक आप भी हैं। जी जी जी। लेकिन अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस के बीबी बत्रा है, भारत भूषण बत्रा, जी, जी, जी। बड़े शरीफ नेक इंसान है। तो बत्रा साहब ऐसी कौन सी सेवा नहीं कर पाए कि आपको लगता है कि आपको आगे आना चाहिए? देखिए, बत्रा जी बड़े शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आप एक चीज़ देखें कि अगर एक इंसान जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उनकी भी रिटायरमेंट का एक समय निश्चित होता है। वो समय इसीलिए निश्चित किया जाता है क्योंकि उनके शारीरिक जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है। तो ऐसा हमारे मतलब अभी देखा जाए तो हमारे परिवार में भी जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं या उद्योग भी कहीं आपने स्थापित किए हुए हैं, तो एक समय के बाद जो आपके घर के बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो अपने बड़ों को ये कहते हैं कि जी आप हमें अपना मार्गदर्शन दो और आप आराम करें। तो बख्शी साहब, आप रिटायर कर रहे हैं। कुल मिला के बत्रा साहब को उनका भाई आपने सेवा कर ली, आपका धन्यवाद। अब नई पीढ़ी को आगे आने दो। देखिए, 70-75 साल की उम्र कोई थोड़ी उम्र नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अब आगे जिस तरह से माननीय हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय आ रहा, आप देख रहे हैं, तो आप टीम दीपेंद्र के हिस्सेदार भी हैं। मुझे लगता है कोविड में भी आपने जी, मैं टीम दीपेंद्र का प्रदेश का संयोजक भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है अब ऐसी राजनीति है कि जो उनके साथ आगे नई टीम है जुड़ने वाली, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। बख्शी साहब, देखो, रोहतक की बात हो और आप पंजाबी नेता भी हैं, आपका हम अखबारों में इंटरव्यू वगैरह पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके इंटरव्यूज़ अलग अलग मुद्दों पे आपको सुनते रहते हैं। और हुड्डा परिवार भी रोहतक से है। और पिछले दिनों काफ़ी खट्टा मीठा पंजाबियों का और जाटों का और हुड्डा साहब का रहा। 2019 में एक ऐसा समय आया था कि कांग्रेस से बहुत सारे पंजाबी नेता जो है मनीष ग्रोवर को, बीजेपी को ज्वाइन कर गए थे। क्या आपके पास ऑफर नहीं आया? बिल्कुल आई थी ऑफर की क्या, मेरे तो घर आने की भी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय थे मनोहर लाल खट्टर, वो भी आतुर थे कि मैं आपके घर आऊँ और आपकी ज्वाइनिंग बीजेपी के अंदर कराऊँ। मगर साहब, अगर हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, दीपेंद्र भाई के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग अपनी आखिरी सांस तक के लिए जुड़े हैं, जाने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्या है दीपेंद्र या हुड्डा परिवार में कि आपने, सरकार थी बीजेपी की और ऊपर मोदी था, शाह था, कर लेते ज्वाइन? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल देखें, मतलब 2014 से पहले का समय देखें, तो रोहतक के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई, शिक्षा के क्षेत्र में जितना या जितने उद्योग स्थापित हुए, जितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, वैसा हमें कुछ भी जो है इस 2014 के बाद देखने को नहीं मिला। ये मैं कांग्रेसी हूँ, मैं इस कांग्रेसी होने के नाते ये बात नहीं बोल रहा। आप आज शहर की हालत देखिए। शहर आज मतलब
ऐसा लगता है आप शहर में निकलो तो शहर के ऊपर तरस आता। तो वही चीज़ें जो है 2019 को जो लोगों के मन में थोड़ी बहुत खटास आई थी, उस खटास को पैदा करने का काम भी बीजेपी नहीं किया। जो इनके सांसद थे या जो इनके जो अपनी इनकी पॉलिसीज़ थी, जो इनकी स्ट्रेटजीज़ थी कि जहाँ पे भी जो कास्ट डोमिनेटिंग है या कुछ भी ऐसा सिस्टम है उनको आपस में भिड़वा दो। बख्शी साहब ये बताइए कि देखो आपने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा छेड़ लिया जी। आपने अपने पिताजी से, दादाजी से और उनसे सुना होगा जी। कि जो कैसे पंजाबी समाज पाकिस्तान से अपरूट होकर के यहाँ रिहेबिलिटेट किया, तो क्या दौर था? आपका भी कोई ऐसी स्मरण याद है जो अपने बचपन में सुना हो? बिल्कुल याद है जी। हमारी जो है रावलपिंडी से हम बिलोंग करते थे वहाँ पे, और मेरे वहाँ पे मतलब जो हमारे 200 साल पुराने हमारे महाराजा रंजीत सिंह के समय हमारे नाम के साथ जो बख्शी का ये खिताब लगा, ये उसी समय लगा क्योंकि वो वहाँ पे लिखत पढ़त का काम करते थे उनके दरबार के अंदर, उनकी सियासत के अंदर। बख्शी का मतलब क्या होगा? पढ़ने लिखने वाले, कागजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी, बट एक दिन ऐसा हुआ अचानक जो है वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। और उसके बाद याददाश्त तो इतनी है कि मैं अपने अगर फादर साहब को देखूँ तो मेरे फादर साहब ने रेलवे रोड के ऊपर ये जो प्रेम से कीर्तन मंडल वालों का प्याऊ है वहाँ पे बाहर घड़ी का खोखा लगाया। और मेरे ग्रैंडफादर ने एक समय ऐसा था कि जब उनको अपनी 4 बहनों की शादी करनी थी तो उन्होंने ऐसा सिस्टम होता था कि अपनी पेंशन जो है वो किसी को दे देते थे, भाई बल्क में पैसा ले लेते थे और पेंशन उनके नाम कर देते थे, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो यहाँ के लोगों ने कैसे रिसीव किया, क्या सपोर्ट किया या विरोध किया, क्या रहा यहाँ के? देखिए जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कहीं ऐसा कोई जो लागबाजी है वो शायद 2008-10 से पहले नहीं थी। आप यकीन मानिएगा कि मैं DNCT हाई स्कूल में मैंने 8वीं और 10वीं क्लास की है, तो हमें ये नहीं पता होता था कि उसके अंदर ये दैया है तो ये जाट है, ये बख्शी है तो ये पंजाबी है, ये सैगल है तो ये पंजाबी, या ये मनीष जैन है तो ये बनिया है। बड़े ताज्जुब की बात होती है। हम लोग आज भी जब बैठते हैं तो हम तो उसको, मैं जैसे हमारे साथी थे वो बामल था, आप उसको प्यार प्यार में मोलड़ दिया करते, तो उसके अंदर कभी मन में वैसी कोई भावना नहीं आई थी। मैं प्रेम नगर में रहा, मतलब 20 साल हमने प्रेम नगर में निकाले। वहाँ पे सारा आसपास जो है वो हमें वहाँ पे जो आंटियाँ थी, मेरी मदर का जो है देहांत जो है 1992 में हुआ था। बड़ी छोटी उम्र थी हमारी, मैं 12-13 साल का था, मेरे छोटे भाई उससे भी छोटे थे। तो आप यकीन मानिएगा हमें आस पड़ोस से जितना वहाँ पे प्रेम मिला, प्यार मिला, या अगर मैं अपने बिज़नेस को कहूँ तो बिज़नेस के अंदर भी हमें जो सपोर्ट मिला उसमें कहीं ऐसा लगता नहीं कि भाई हाँ 2016 से पहले कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना, ऐसी गलतियाँ हुई। इतना लाड प्यार आपस में, इतना स्नेह, इतना एक दूसरे को, परिवार मतलब 2 परिवार, बच्चे इधर हैं उधर हैं, मतलब कई बार तो किचन में कभी उधर खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ये जो सौहार्द था रोहतक को नजर लगी। फिर ये तो देखो मैं मानता हूँ कि रोहतक को टारगेट किया गया। एक रोहतक ही ऐसी जगह थी जहाँ इनको ये पता था कि हम यहाँ अगर आके कुछ बिगाड़ेंगे तो उसकी जो चिंगारी है वो दूर दूर तक फैलेगी। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली। और देखिए आप, दिमाग बदलने की बात होती है, आप किसी के दिमाग में कुछ भी डाल दें वो आदमी पता नहीं क्या कर जाता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो थी वो उस समय इस्तफाकन हुई। मगर 2019 तक आते आते लोगों के दिमाग जो है वो थोड़े बहुत चेंज हुए, पर पूरी तरह से चेंज नहीं हुए। इसीलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस समय कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। ये भी इस बार 2024 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं जी। और रोहतक विधानसभा, जिससे हुड्डा परिवार भी अंदर अंदर घबरा रहा था कि भाई कहीं लोग हमें छोड़ ना दे। 19,000 तो पिछले वाली लीड, और इस बार फिर बढ़ा करके आप लोगों ने क्या किया है सर? देखिए क्या होता है कि हमारे में कहावत है कि पहली की समाई तभी होती है जब दूसरी आती है। अच्छा। तो जब लोगों ने बाद का राज देखा, बाद में ये देखा कि अरविंद शर्मा को लाए ये लोग और उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया, इवन वो लोग नज़र भी नहीं आए शहर के अंदर। डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ थी, लोगों के सुख दुख में भी नहीं आए। और वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर जितने भी लगे हुए आरोप थे उनको दरकिनार करते हुए लोगों के बीच में अपनी इतनी बढ़िया जगह बनाई, लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाई। आज उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और ना केवल दीपेंद्र भाई ने अकेले मेहनत की है,
आपके चैनल ने भी देखा होगा, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने भी एक दिन के अंदर 250, 300, 400 दुकानें, मतलब जिसके अंदर जो जितने भी शहर के व्यापारी हैं, जिनको आप बोल सकते हो कि कोई बनिया है, कोई पंजाबी है, कोई ब्राह्मण है, कोई अदर कास्ट, हम लोगों ने जा के वोटों की अपील की है लोगों से। और उसी का ये नतीजा है कि एक तो ये, और दूसरा जितनी डेवलपमेंट रोहतक ने जो पहले देखी थी और अब उसको जो देखा गया उसके अंदर साफ फ़र्क था। अच्छा बख्शी साहब, ये बताइए, बत्रा साहब विधायक बने हैं, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को हराया गया, वो 2014 से 2019 तक बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे जी। हालांकि अभी भी वो हार गए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार है इसलिए रोहतक में अपनी वो चलाते हैं। इस बार तो राजनीतिक माहौल विधानसभा का अलग ही है, उसमें कहने की बात नहीं है कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। आपके पास रोहतक विधानसभा को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है, क्या करेंगे ऐसा, हमारे दर्शक जो रोहतक विधानसभा के वो भी देखेंगे, वो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज रोहतक को मेरे हिसाब से एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो यहाँ पे जिस तरह से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ उसके लिए आवाज़ उठा सके, उसके लिए काम कर सके। और दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय आ रहा है, आने वाले टाइम में हमारी सरकार एक तरीके से कांग्रेस की बनने जा रही है। जब सरकार होती है तो सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं खिलाफत भी आती है, मतलब एक आदमी का काम होगा, 4 नाराज़ भी होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आज हम लोग इस तरीके से ऊर्जावान युवा जो हैं वो इसमें साथ जुड़ें, ताकि आने वाले समय पे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जा सके, पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानियां हैं उनका समाधान किया जा सके। रोहतक के क्या इश्यूज़ आपको लगता है कि सॉल्व होने चाहिए प्रायोरिटी पर? देखिए, रोहतक के अंदर आज की डेट में अगर आप देखें तो जैसे पहले परिवार पहचान पत्र था, सबसे बड़ा इशू तो ये है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। उसके अलावा पेंशन का इशू है, उसके अलावा अपराध का इशू है। हाँ, उसके अलावा मैं इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में आपने ट्रेडर एसोसिएशन बताया। रोहतक के व्यापारियों में, चाहे वो डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, जूलर हैं, खौफ का माहौल है। बिल्कुल है जी। नए नए लड़के 18, 19, 20 साल के लड़के तभी गोली भटका जाते हैं, पुलिस हाथ पे हाथ, और पुलिस ये प्रेशर बनाती है, भाई बताओ, मीडिया से बात मत करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, ये सब तो मतलब यहाँ के व्यापारियों ने क्या, पूरे हरियाणा के व्यापारियों ने चौटाला राज में भी बहुत देखा। उस राज में भी ऐसा ही था सिस्टम की, जेल के अंदर से बैठ के सरकार चलती थी और धमकियाँ आती थी लोगों को। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि हम लोग जो है वो अपने विज्ञापन भी कहीं ना कहीं संचारित या प्रसारित करते हुए डरते थे। ये खौफ हमारा हुड्डा सरकार के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिस समय हुड्डा साहब आए और उन्होंने आते ही प्रदेश के अंदर इस तरह के अपराधियों का सफाया किया और उन्हें एक धमकी दी या उन्हें एक अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो इस प्रदेश को छोड़ के जाना आपके लिए मजबूरी बन जाएगी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बख्शी साहब, आपने हमें समय दिया, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बख्शी साहब का इंटरव्यू सुना, अगर आपका भी कोई सवाल है रोहतक विधानसभा से रिलेटेड जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, हम इंश्योर करेंगे बख्शी साहब उनका अच्छी तरह से आपको संतुष्ट करके जवाब दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। और बख्शी साहब, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। शुक्रिया।